अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एज द नेम इंडिकेट्स, एनकाइलोजिंग मीन्स फ्यूजन and spondylitis means inflammation of spine. So basically it is the inflammation of the spine which at the end leads to the fusion of the bones. It is a type of seronegative spondyle arthropathies. What are seronegative spondyle arthropathies? Seronegative means that there is no any kind of specific correlation with autoantibodies production, and spondyloarthropathy refers to the autoimmune disease which mainly involves the joints. Spondyloarthropathies not only involve ankylosing spondylitis but it involves other diseases as well, which consist of reactive arthritis and psoriatic arthritis. जब हम बात करते हैं एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जीन होती है जिसको हम डिस्कस करते हैं HLA-B27। इससे रिलेटेड हम सारा का सारा प्रोसेस रीड आउट करेंगे कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी कैसे जनरेट हो रही है, सिम्टम्स कैसे अपेयर हो रहे हैं, डायग्नोसिस में हमें क्या करना है। इससे पहले हम देख लेते हैं एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर जो मेन जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से हैं। जो मेन जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर वो हमारे वर्टिब्रल कॉलम के जॉइंट्स हैं। उनके अंदर हमारे सैक्रोइलियक जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ये दो जॉइंट्स हमारे पास मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं, सैक्रोइलियक जॉइंट्स एंड वर्टिब्रल कॉलम जॉइंट्स। सो व्हाइल लुकिंग टुवर्ड्स द पैथोजेनेसिस ऑफ ankylosing spondylitis, we have come to know that some kind of any microbial products or genetic predisposition of different genes lead to the activation of inflammation. Not only the genetic predisposition is involved in its pathophysiology but also some environmental factors also trigger towards its pathophysiology. So क्या होगा हमारे पास जब कोई any kind of microbial product जो है वो gain करेगा entry through the mucosal barrier into the cell move on करेगा, ये lead करेगा to the activation of the macrophages and dendritic cells. अब जब macrophages और dendritic cells activate हो जाएंगे, ये क्या करेंगे, ये लीड करेंगे टू द एक्टिवेशन ऑफ इंटरल्यूकिन 23। डेंड्रिटिक सेल्स लीड करेंगे टू द एक्टिवेशन ऑफ इंटरल्यूकिन 23 और मैक्रोफेजेस भी लीड करेंगे टू द एक्टिवेशन ऑफ इंटरल्यूकिन 23। डेंड्रिटिक सेल से जो इंटरल्यूकिन 23 प्रोड्यूस हो रहा है ये जाके एक्टिवेट करेगा टी लिम्फोसाइट्स को, टी सेल्स को, जो इन टर्न लीड करेंगे एक्टिवेशन ऑफ अनदर इंटरल्यूकिन विच इज इंटरल्यूकिन 17 एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। इसके अलावा इंटरल्यूकिन 23 जो डेंड्रिटिक सेल से प्रोड्यूस हो रहा है ये जाके न्यूट्रोफिल्स को भी एक्टिवेट करेगा। न्यूट्रोफिल्स को एक्टिवेट करने की वजह से कौन सी हमारे पास इंटरल्यूकिन प्रोड्यूस होगी, इंटरल्यूकिन 17। मैक्रोफेजेस से जो इंटरल्यूकिन 23 प्रोड्यूस हो रही है ये एक्ट करेगी मास्ट सेल्स के ऊपर, वहाँ से रिलीज करवाएगी इंटरल्यूकिन 17। इसके अलावा मैक्रोफेजेस से प्रोड्यूस हो रहा होता है हमारे पास एक और साइटोकाइन दैट इज ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। ये भी हमारे पास जो है ऑल दिस इंटरल्यूकिन 17 विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम द टी सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, मास्ट सेल्स एंड फ्रॉम द ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा अलॉन्ग विद दिस, ये सब के सब हमारे पास इन्वॉल्व होंगे इन द इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म। इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म में क्या होगा कि इंटरल्यूकिन 17 ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा के साथ साथ टी सेल्स जो है वो एक और इंटरल्यूकिन प्रोड्यूस करेंगे जो कि इंटरल्यूकिन 22 होगी। जो मेन प्रीपॉन्डरेंस है, मेन इन्वॉल्वमेंट है इंटरल्यूकिन 17 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा की, वो हमारे पास क्या करेंगे, हमारे पास इंड्यूस कराएंगे इन्फ्लेमेशन को। इन्फ्लेमेशन कौन कौन से जॉइंट्स में करवाएंगे, जैसे हमने बताया साइक्रोआइलिक जॉइंट्स में करवाएंगे। इसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम को इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, जब सैक्रोइलियक जॉइंट में हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाएगी दैट विल रेफर टू एज सैक्रोइलियाइटिस। इसके अलावा जो हमारे मोस्ट टेंडन्स हैं, स्ट्रॉन्ग टेंडन्स ऑफ द बॉडी लाइक एक्लीज टेंडन, ये इनको भी इन्वॉल्व करेंगे, उनके अंदर एंथीजियाइटिस कॉज करा देंगे। जो इंटरल्यूकिन 22 है ये इन्वॉल्व होगी न्यू बॉर्न फॉर्मेशन के अंदर। न्यू बॉर्न फॉर्मेशन से क्या होगा कि पहले अगर हम एग्जांपल वर्टिब्रल कॉलम की, वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान हमारे पास एक पर्टिकुलर स्पेस होती है जिसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क स्पेस कहते होते हैं। इंटरवर्टिब्रल डिस्क स्पेस के अंदर हमारे पास कोई बोन फॉर्मेशन नहीं होती। जब इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा, इंटरल्यूकिन 22 आएगा, न्यू बॉर्न फॉर्मेशन होगी, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो हमारे पास स्पेस थी ये नैरोइंग होने लग जाएगी, स्पेस की नैरोइंग होने लग जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि यहाँ पे फ्यूजन ऑफ द बोन्स हो जाएगी, ये स्पेस बिल्कुल हमारे पास ख़त्म हो जाएगी। जब ये स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी ये दोनों बोन्स आपस में फ्यूज़ कर जाएंगी। फ्यूज़ करने की वजह से इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इनके दरमियान की जो स्पेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अब जब हमने बताया इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म हो रहा है, इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म की वजह से हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिम्टम्स अपेयर होंगे। सिम्टम्स में क्या होगा, हमारे जब सैक्रोइलियक जॉइंट इन्वॉल्व होगा तो लोअर बैक पेन होगा। लोअर बैक पेन कहाँ होगा, सैक्रोइलियक एरिया में होगा। सैक्रोइलियक जॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है इसलिए जो है लोअर बैक पेन होगा। और इसकी वजह से क्या होगा कि चूँकि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, एनी काइंड ऑफ मूवमेंट जो है वो पेन को इनिशिएट करेगी। इस वजह से जो मूवमेंट है लंबर स्पाइन एरिया की वो लिमिटेड हो जाएगी। इसके अलावा जब हमारे पास एटलैंटो एक्सियल जॉइंट या सर्वाइकल स्पाइन की इन्वॉल्वमेंट होगी तो हमारे पास पेन आएगा नेक एरिया में, नेक पेन होगा। और जो स्पाइन इन्वॉल्व हो रही होगी वो सर्वाइकल स्पाइंस होंगे और मोबिलिटी इन दैट एरिया इज़ लिमिटेड। अगर हमारे पास थोरेसिक स्पाइंस इन्वॉल्व होती हैं तो हमारे पास चेस्ट पेन होगा, डिमिनिश चेस्ट एक्सपेंशन होगी,
पेन होगा वाइल एनी काइंड ऑफ चेस्ट मूवमेंट। अब यहाँ पे हम बता चुके कि हमारे पास इस डिजीज़ में बेसिकली हो क्या रहा है, इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म हो रहा है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो रहा है जो कि लीड कर रहा है टू पेन एंड स्टिफनेस। स्टिफनेस के अलावा हमारे पास क्या होगा, जब इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस कैरी ऑन रहेगा तो फ्यूजन ऑफ द स्पाइनल कॉलम हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ द जॉइंट्स हो जाएगी, जॉइंट स्पेस बिल्कुल नैरो हो जाएगी और बोन्स आपस में फ्यूज़ कर जाएंगी। तो जो बोन्स की आप स्पेस की वजह से बोन्स में फ्लेक्सिबिलिटी थी वो रिड्यूस हो जाएगी। एक्सरे अपेयरेंस हमारे पास क्या आएगी, बैम्बो शेप्ड अपेयरेंस होगी, बैम्बो स्पाइन हो जाएगा। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी में हमने बता दिया कि जो जीन मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होगी वो कौन सी होगी, HLA-B27। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ ये एक अकेली जीन नहीं होती जो कि इन्वॉल्व करती है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सम काइंड ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी जो होता है लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन वो भी इन्वॉल्व होते हैं इन केस ऑफ एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अब वो कौन से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, अगर कोई ऐसा पेशेंट जिसके अंदर प्रीपॉन्डरेंस है HLA-B27 की वो, या फिर उनका जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है वो इस डिजीज से अफेक्टेड है, तो उनके अंदर एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी के साथ जब हम अपना डायग्नोसिस एस्टैब्लिश करने लगते हैं इन केस ऑफ एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि जो ये डिजीज़ है इसकी प्रीपॉन्डरेंस मेल के अंदर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। ये 3 टाइम्स मोर कॉमन इन मेल एज़ कम्पेयर टू फीमेल, और मेल में भी उसकी लेट टीन्स में एंड 20s में जो है ये मोस्ट कॉमन होती है। इससे रिलेटेड जो सिम्टम्स होते हैं वो परसिस्ट करते हैं फॉर ग्रेटर देन 3 मंथ्स। ये हिस्ट्री में हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेन में सिम्टम्स में हो क्या क्या रहा है, लोअर बैक पेन हो रहा है, स्टिफनेस हो रही है जो हमने पढ़ा अभी। इसके अलावा क्या हो सकता है, जब जॉइंट स्पेस नैरोइंग हो जाएगी, जब बोन्स आपस में फ्यूज कर जाएंगी तो बोन के ऊपर फ्रैक्चर होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा कि पहले जो शॉक एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज़ थी इंटरवर्टिब्रल डिस्क की वजह से, फ्लूइड की वजह से, वो सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिमिनिश हो रही हैं। इसके अलावा क्या होगा कि जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ जॉइंट है, हमने कहा कि सैक्रोइलियक जॉइंट इन्वॉल्व होगा तो पेन होगा। पेन होने के जो पेन होगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, जो पेन है वो वर्स होगा एट नाइट, यानी कि रेस्टिंग पोजीशन में पेन ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा पेन होगा दैट इट विल कॉज अ पेशेंट टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसके अलावा जो अगर हम पेन की फर्दर बात करें, पेन रिजॉल्व किस तरह होगा, जब पेशेंट अपनी नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज़ के काम करना शुरू कर देगा। अपने रेस्ट के दौरान पेन ज़्यादा है, लेकिन जब वो अपनी नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना शुरू करेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम पेन जो है वो कम होता जाएगा, यानी कि इम्प्रूव करेगा विद मूवमेंट। अब जो हम बात करें जॉइंट स्टिफनेस की, यानी कि इनएबिलिटी ऑफ द जॉइंट टू मूव, वो कितनी देर तक लास्ट करेगी, वो ग्रेटर देन 30 मिनट्स लास्ट करेगी और विद उसके बाद जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। फिर हम देख लेते हैं कि इस डिज़ीज़ की एसोसिएशन किस किस सिम्टम्स के साथ है, कौन कौन से सिम्टम्स अपने अंदर इन्वॉल्व करिए। ये सिस्टमिक सिम्टम्स अपने अंदर इन्वॉल्व करती है। सिस्टमिक सिम्टम्स में क्या होगा कि वेट लॉस हो जाएगा, फटीग होगा। इसके अलावा जो है चेस्ट पेन होगा। चेस्ट पेन हमने बताया क्यों हो रहा है कि अगर हमारे पास कॉस्टोवर्टिब्रल कॉलम पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, थोरेसिक वर्टिब्रेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, चेस्ट पेन होगा। इसके अलावा अगर हमारे पास कॉस्टोस्टर्नल जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट है तो भी क्या होने लग जाएगा, चेस्ट पेन होगा। हमने बताया कि जो इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म होता है वो ना सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम के जॉइंट्स में होता है, ये अपने साथ स्ट्रॉन्ग टेंडेंस ऑफ द बॉडी को भी इन्वॉल्व करते हैं, जिनके अंदर हमारे पास एक्लीज टेंडन है, प्लांटर fasciitis है। जब ये सब कुछ होगा, ये सारे जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे तो एंथीसियाइटिस हो जाएगा, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ एंथीसिस। एक्लीज टेंडन इन्वॉल्व होगा। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड इन्वॉल्व होते हैं। जब स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड इन्वॉल्व होंगे तो वो डेक्टिलाइटिस कॉज करेंगे। स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड के अलावा जो है ये क्या करेंगे, एनीमिया होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि जो बोन्स हैं उनके अंदर बोन मैरो मौजूद होता है जो हेमाटोपोइसिस में इन्वॉल्व होता है। तो जब बोन स्पेस नारोइंग हो जाएगी, बोन मैरो की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी तो हेमाटोपोइसिस नहीं होगा, दैट विल लीड टू एनीमिया। इसके अलावा एओर्टा की अगर हम बात कर लें तो एओर्टा की लेयर्स में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, दैट इज़ एओर्टाइटिस। अब अगर हम देख लें कि वर्टिब्रल कॉलम की प्रेजेंटेशन क्या होगी, हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम नॉर्मली हमारी बॉडी में बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, थोड़ा सा फ्लेक्स्ड होता है, थोड़ा सा टिल्टेड पोजीशन में होता है। वो इसलिए होता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अस फ्लेक्सिबिलिटी कि हम अपनी बॉडी की डिफरेंट पोजीशंस को मेंटेन कर सकें। तो हमारे पास एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, थोड़ा सा zigzagging पैटर्न लाइक दिस पैटर्न में जो है ना हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है। अब नॉर्मली क्या होता है, ये होता है कि ये जो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है, ये जो हमारे पास वर्टिब्रा है, इनके दरमियान हमारे पास एक पोटेंशियल स्पेस होती है जिसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कह देते हैं। ये स्पेस देखें इन सब में मौजूद है। लेकिन जब पेशेंट को कौन सी डिजीज़ होगी, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होगा, तो क्या प्रेजेंटेशन होगी, तो ये होगा कि ये जो जॉइंट स्पेस है ये बिल्कुल मिनिमाइज़ हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लाइक अगर ये दो हमारे पास वर्टिब्रास थे, ये यूँ करके बिल्कुल फ्यूज़ कर जाएंगे। इसके ऊपर एक और वर्टिब्रा, ये इसके साथ फ्यूज़ कर जाएगा, नीचे वर्टिब्रा ये उसके साथ फ्यूज़ कर जाएगा। तो ये एक सारे के सारे सेम लाइन में आने लग जाएंगे। जब ये एक लाइन में अपेयर होंगे तो हमारे पास क्या होगा कि जो पहले हमारे पास एक फ्लेक्स्ड सी
और बोर्ड सी पोजीशन थी, अब वो चेंज होके कैसे हो गई, बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सी ना हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम आ गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड जब वर्टिब्रल कॉलम आएगा तो आप एज्यूम करें पेशेंट का अपीयरेंस कैसी होगी, पेशेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में बोर्ड होगा, ठीक है, और उसके जो नीज़ होंगे वो आउटवर्ड होंगे, लाइक नीज सेमी फ्लेक्शन ऑफ द नीज़ हुई हुई होगी। तो क्या हो गया, अब जो है पेशेंट की अपीयरेंस क्या हो गई, पेशेंट जो है वो बोर्ड होगा, फॉरवर्ड बोर्ड होगा, जो उसके नीज़ होंगे उनकी क्या हुई हुई होगी, सेमी फ्लेक्शन हुई हुई होगी। ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होगी कि फ्यूजन ऑफ द वर्टिब्रास हो गया। अब इसके अंदर होगा क्या क्या, हमारे पास कंपनसेटरी हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नेक हो जाएगी, ठीक है, जो नेक है वो हाइपर एक्सटेंडेड होगी, जो वर्टिब्रा है वो फ्यूज़ हो गए टुगेदर, ठीक है, वर्टिब्रा जो है वो फ्यूज़ हो गए टुगेदर, फिक्स फ्लेक्शन ऑफ द हिप्स हो गई है, हिप्स जो है वो एक पोजीशन में फिक्स हो गए, जब सैक्रोइलिक जॉइंट इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी ज़्यादा जो है फ्लेक्शन नहीं हो पा रही, एक फिक्स फ्लेक्शन है। एग्जैजरेटेड थोरेसिक काइफोसिस हो गया। काइफोसिस में बेसिकली होता है कि ये जो नॉर्मल हमारे पास आउटवर्ड स्पाइन नज़र आ रही है, आउटवर्ड नॉर्मली जो हमारे पास आउटवर्ड सा पोर्शन नज़र आ रहा है, ये आउटवर्ड पोर्शन आप नॉर्मली राउंड हो जाता है, ठीक है, ये थोड़ा सा आउटवर्ड जो स्पाइन निकली हुई है वो राउंड हो जाएगी। और जब हम बात करते हैं लॉर्डोसिस की, तो लॉर्डोसिस में ये जो हमारे पास एरिया इनवर्ड मूव कर रहा है ना, ये हमारे पास नॉर्मल थोड़ा सा इनवर्ड मूव कर रहा है, लॉर्डोसिस में ये बहुत ज़्यादा इनवर्ड मूव कर जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट की बो टाइप अपीयरेंस आएगी, लाइक वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बो हुआ है। फिर हमारे पास रिप्रेजेंट करी है पेशेंट की। बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की, तो इन्वेस्टिगेशन मोस्टली इसकी क्लिनिकल होती है। इसके अलावा चूंकि हम बता रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम इन्वॉल्व है, तो हम सीटी स्कैन और एमआरआई करवा देंगे। ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगी सैक्रोइलिक जॉइंट की इन्फ्लेमेशन, ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगी वर्टिब्रल कॉलम की आपस में फ्यूजन हो जाएगी, बैम्बो शेप्ड अपीयरेंस होगी, और जो ये हमारे पास बैम्बो स्पाइन है वो एक एमसीक्यू पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट हमारे पास डायग्नोस्टिक फीचर है। इसके अलावा हम थोड़ा सा ब्लड काउंट करवा लेंगे, सीबीसी करवा लेंगे, उसमें हमें पता चलेगा कि रेस्ड ईएसआर है। ईएसआर रेस क्यों है, क्योंकि ये सारा प्रोसेस गोइंग ऑन और हो रहा है एज इन्फ्लेमेशन। सो इन्फ्लेमेशन के रिस्पॉन्स में एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज अ पिक्चर विच इज रिप्रेजेंटिंग द नॉर्मल एक्सरे ऑफ अ पेशेंट, of a normal person. So there is yellow arrow which is indicating the normal joint space, normal intervertebral disc. ये जो पिक्चर है ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है बैम्बो फॉर्मेशन, बैम्बो अपीयरेंस। इस एक्सरे में हमारे पास जो येलो एरोज है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो इंटरवर्टिब्रल स्पेस है वो नैरोइंग होने लगी है उसकी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि बोन्स आपस में फ्यूज़ कर जाएंगी, फ्यूज़ करने की वजह से हमारे पास एक बैम्बो टाइप अपीयरेंस होगी ऑन एक्सरे। नाउ अब थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या होगा कि हम पेशेंट को रिकमेंड करेंगे कि अब चूँकि बोन्स की फ्यूजन हो रही है तो थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए पेशेंट में, ताकि जो फर्दर बोन फ्यूजन है वो उसकी मूवमेंट्स को इफ़ेक्ट ना करे। हम फिजिकल थेरेपी रिकमेंड करेंगे इन ऑर्डर टू मेंटेन अ गुड पॉस्चर, एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करवाएंगे। इसके अलावा जो हमारे पास पेशेंट को पेन है और इन्फ्लेमेशन है उसको रिड्यूस करने के लिए हम एनसेड्स देंगे एज द फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग। उनमें हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो इंडोमेथासिन होती है, सिम्प्टोमेटिक रिलीफ में हम यूज़ करते हैं। एंटी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर मेडिकेशन देंगे, क्योंकि जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है अलॉन्ग विद इंटरल्यूकिन्स वो इन्फ्लेमेशन में मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। एंटी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो होते हैं उनमें हमारे पास एटनर्सेप्ट होते हैं और इन्फ्लिक्सिमैब होती है। इसके अलावा अगर इन सब मेडिकेशन से एनसेड से एंटी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर से हमारे पास इन्फ्लेमेशन ट्रीट आउट नहीं होती तो हम क्या करेंगे, हम सर्जरी परफॉर्म कर देंगे। उन पेशेंट में हम सर्जरी परफॉर्म करेंगे जिनके अंदर स्पाइनल डिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा हो गई होगी, लाइक उनकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं नॉर्मल रूटीन की वो इम्पेयर हो रही होंगी, पेन और इन्फ्लेमेशन इन ड्रग से ट्रीट आउट नहीं हो रही होगी, तो हम उनके अंदर रेफर करेंगे कि हम उनकी सर्जरी परफॉर्म कर दें। सो अप टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड विद एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इसमें हुआ क्या, ये एक हमारे पास स्पाइनल इन्फ्लेमेशन थी जो लीड करी थी टू द फ्यूजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। फ्यूजन ऑफ द जॉइंट्स, फ्यूजन ऑफ द जॉइंट्स हो क्यों रही थी, इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म की वजह से हो रही थी। डेंड्रिटिक सेल्स और मैक्रोफेजेस एक्टिवेट कर रहे थे इंटरल्यूकिन 23 को। इंटरल्यूकिन 23 इन दी एंड लीड करी थी एक्टिवेशन ऑफ इंटरल्यूकिन 17 एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। वो दोनों चीज़ें मिलकर आपस में क्या कर रहे थे, इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म इंड्यूस करवा रहे थे। इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म की वजह से पेन हो रही थी, स्टिफनेस हो रहा था और लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट हो रही थी। इन सबको हमने डायग्नोस करने के लिए एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन करा लिया, जिसके ऊपर हमारे पास मेन पॉइंट मिला बैम्बो स्पाइन, ठीक है। इसके अलावा जब हमने डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट की तरफ मूव ऑन किया तो हमने देख लिया पेन है, स्टिफनेस, इन्फ्लेमेशन, इन सबको ट्रीट आउट करने के लिए हमने फिजियोथेरेपी रिकमेंड कर ली लिमिटेड मोशंस के लिए, और हमने एनसेड्स रिकमेंड किए, हमने एंटी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिकमेंड किए और हमने सर्जरी परफॉर्म कर दी। सो ऑल वी हैव डन अबाउट एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस।